क्या आपने कभी लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के साथ काम किया है, जैसे कि पंखा के लिए वायरिंग करना, बल्ब के लिए वायरिंग करना, या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिकल वायर अगर कट गया हो तो उसे जॉइन करना? तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा अपने घर के बड़ों से कि चप्पल पहन लो या फिर लकड़ी के स्टूल में खड़े होकर काम करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा करने से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। सपोज़ कि हम काम कर रहे हैं और एक लाइव वायर के साथ काम कर रहे हैं। लेट अस से कि ये वो लाइव वायर है। तो इस वायर में, इसमें वोल्टेज है, इस वायर में टेंडेंसी होता है कि ये चार्ज हमारे थ्रू पास करता है। अगर हम ज़मीन में खड़े रहें, ज़मीन पे रहें, तो फिर वो चार्ज यहाँ से हमारे बॉडी के थ्रू ये ज़मीन में चला जाता है, और ये जो चार्ज का फ्लो है इसी को इलेक्ट्रिकल करंट कहा जाता है, जिसके कारण हमें शॉक लगता है। तो अगर मान लें हम लकड़ी में खड़े रहें, लकड़ी के एक स्टूल पे अगर हम खड़े रहें तो फिर हमें शॉक नहीं लगता है। लकड़ी चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने से पास होने नहीं देता है। लकड़ी को इसीलिए इंसुलेटर कहा जाता है। इट इज़ इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्योंकि ये चार्ज को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। इसीलिए लाइव वायर को अगर हम टच भी कर ले एक्सीडेंटली तो भी हमें शॉक नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर अगर मान ले कि ये लकड़ी का स्टूल ना होकर लोहे का स्टूल हो, तब क्या होगा? तब आपको शॉक लगेगा अगर आप एक्सीडेंटली इस वायर को छू ले तो, क्योंकि आयरन जो है ये मेटल है और ये एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल करंट का एक अच्छा कंडक्टर है। मतलब उस केस में अगर ये आयरन का स्टूल हुआ या आयरन का एक बेंच हुआ, उस पे आप खड़े होकर अगर एक्सीडेंटली इस वायर को छू ले तो फिर ये चार्ज, इसका जो टेंडेंसी है चार्ज सेंड करने का, वो चार्ज इस लोहे के बने हुए इस ऑब्जेक्ट से इजीली पार हो जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट सेटअप हो जाता है, जिससे हमें शॉक लगता है। तो हम ऑब्जेक्ट्स को, हम सब्सटेंसेस को दो बेसिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि चार्जेस को, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अपने थ्रू पास होने देता है। और दूसरा है इंसुलेटर, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने से पास होने नहीं देता। हाँ, भले ही अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहे उस सेंस में, उस सिचुएशन में अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये एक अच्छा खासा चार्ज का रेजिस्टेंस कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। कंडक्टर वैसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज इजीली पास हो सकता है। इंसुलेटर वैसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज इजीली कंडक्ट नहीं कर पाता है। एक तीसरा कैटेगरी भी है जिसके बारे में फ़िलहाल तो हम बात नहीं करेंगे, वो आप आगे चलकर उसके बारे में जानेंगे, जिसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जाता है। सेमीकंडक्टर, इसका बिहेवियर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच का बिहेवियर होता है। ये कंडक्टर जैसा इतना भी चार्ज को अलाउ तो नहीं करता है, लेकिन ये पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह का मटेरियल जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसीलिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना पाए हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया। ये सब जो बना है, इसके पीछे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वो सब जो बना है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो इसके बारे में तो हम आगे जब लास्ट चैप्टर होगा स्टैंडर्ड 12th का, अंतिम चैप्टर्स में, वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल इसे अभी ड्रॉप करते हैं, इस टॉपिक को। हमें कंसंट्रेट करना है कंडक्टर और इंसुलेटर पे। कंडक्टर वैसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने थ्रू पास होने देता है, इंसुलेटर नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे जो रीज़न है, एटॉमिक लेवल पे जो रीज़न है वो रीज़न देखते हैं। सपोज़ ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर कंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल, जो भी
मेटालिक बॉडीज़ है, मोस्ट ऑफ द मेटालिक बॉडीज़ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, कॉपर हो गया, ये भी एक अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर हो गया, सिल्वर भी एक अच्छा कंडक्टर है। उसी तरह से अगर इंसुलेटर का एग्जाम्पल देखें तो लकड़ी एक इंसुलेटर है, इसीलिए तो हम लकड़ी के स्टूल पे खड़े होकर लाइव वायर के साथ काम करते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, ग्लास भी इंसुलेटर है। इस तरह का बहुत सारे इंसुलेटर्स भी है। वेल, अभी इसके पीछे का जो रीज़न है एटॉमिक लेवल पे क्या रीज़न है, चलिए वो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ एक रॉड है, और यहाँ पर है इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये जो मटेरियल से बना हुआ है वो इंसुलेटर है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होगा एटॉमिक लेवल पे, हमें वो देखना है कि जिसके कारण कि यहाँ चार्ज तो फ्लो कर जाता है इजीली, लेकिन यहाँ पर चार्जेस इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। कंडक्टर है ये, और ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर। वेल, चलिए यहाँ पर कुछ एटम्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और ये एटम मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। चलिए कुछ और एटम्स यहाँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कुछ और एटम्स बना लेते हैं। यहाँ पर एक और एटम हो गया, कुछ और एटम्स बना लेते हैं ऐसे। चलिए इस तरह से हमने बहुत सारे एटम्स बना लिया है, और कुछ एटम्स यहाँ भी रख लेते हैं इंसुलेटर में भी। सो यहाँ भी कुछ एटम्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। वेल, अब अगर कंडक्टर मटेरियल्स को आप देखें किस तरह का मटेरियल कंडक्टर है, तो आप पाएंगे मेटालिक बॉडीज, मोस्ट ऑफ द मेटालिक बॉडीज दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आप मेटल्स का बिहेवियर देखें तो आपको पता होगा कि मेटल्स जो है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स बहुत इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन बना सकता है। लेकिन जो मेटालिक बॉडीज़ नहीं हैं उनमें ये टेंडेंसी नहीं होता है, वो आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है उनको, लेकिन मेटल्स में क्या है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है, नेग्लिजिबल एनर्जी चाहिए होता है, और वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजीली लूज़ कर देता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से आप जब बैंड थ्योरी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में तो आपको बेहतर समझ में आएगा। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, खासकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जितना आप जानते जाएंगे, सीखते जाएंगे चीज़ों को, उतना आपका ये कॉन्सेप्ट जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होते जाएगा। तो फिलहाल तो हम तो शुरुआती दौर में हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ हम देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को ये बड़े आसानी से लूज़ कर सकता है, तो इसीलिए जब मेटालिक बॉडीज़ फॉर्म करता है, जो इसका क्रिस्टल बनता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहता है जो कि लगभग अपने एटम से फ्री हो जाता है, लगभग फ्री हो जाता है, या फिर फ्री हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। थोड़ा ही एनर्जी चाहिए होता है, और उतना एनर्जी इसे थर्मल एनर्जी से मिल जाता है, हीट एनर्जी। रूम टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी इस बॉडी के पास है, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, जिसके कारण क्या है कि ये रैंडमली मूव करता है इधर उधर। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए हो सकता है इसके ऑर्बिट में आ जाए, इसके शेल में आ जाए, और फिर इसके हिस्से का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चला जाए, इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ आ जाए, इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। रैंडमली मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो लगभग फ्री है, और उसे जो एनर्जी मिलता है, थर्मल एनर्जी, उसके कारण उसके पास कुछ मोमेंटम रहता है, एनर्जी रहता है, जिस एनर्जी के कारण वो मूव करते रहता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, वहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर आगे चला जाता है, आगे का इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता है, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट होते रहता है।
अब अगर आप इंसुलेटर को देखें तो इंसुलेटर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स है जो कि इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, जिसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये लगभग फ्री है, ये बाउंड नहीं है अपने एटम के साथ। सो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा भी इसे एनर्जी मिले तो इधर उधर मूव करने लगता है। तो यहां पर इंसुलेटर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है। कहीं कहीं पे हो सकता है कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन एक आध बन जाए, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आप देखें यहां पर जब कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर सपोज हमने एक प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के रोए से घिसा, कैट्स फर से रब किया, तो उस समय उस रॉड में क्या होगा, उस रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कैट्स फर से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। सो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उस रॉड को हम इसके साथ टच करवाते हैं, इस कंडक्टर के साथ, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इसे अगर टच करवाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन को मैं इसी कलर से ड्रॉ करूँ तो बेहतर समझ में आएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया। अब अगर इस तरह के रॉड को, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को इंसुलेटर के साथ टच करवाएं तो देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा इंसुलेटर से, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आएगा, माफ़ कीजिएगा, इस रब्ड प्लास्टिक रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए ये देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही होगा कि देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है एक दूसरे को रेपेल करेगा, रेपेल करके एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। सो दूर जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ेगा तो ये जो यहाँ पर इस रीजन में अगर ये पहुँचेगा तो यहाँ चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर इस जगह पे पहुँचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जिसके कारण इसके आसपास का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे वो रेपेल करेगा, उसे वो आगे भेज देगा। चलिए इसे मैं थोड़ा बेहतर तरीके से ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस जगह पे। और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ध्यान दे, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। अभी तक मैंने ये जो चार्ज है जो कि इस प्लास्टिक रॉड से आया हुआ है, इस चार्ज को अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये सारे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसी मेटालिक बॉडी का या इसी कंडक्टर का ही अपना हिस्सा है, उसी के एटम्स का हिस्सा है, लेकिन वो फ्री हो चुका है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो नेट चार्ज जो है 0 होता है, कोई नेट चार्ज नहीं होता है। अब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पर डाला, वो हम यहाँ पर बाद में डालेंगे। अब चलिए हमने इस रॉड को यहाँ पर टच करवा दिया। टच करवाते साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया, ये जो चार्ज यहाँ पर आया जो कि एक दूसरे को रेपेल करेगा, रेपेल करके ये दूर जाना चाहेगा। तो ये जब इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इस रीजन में पहुँचेगा तो यहाँ पर इस रीजन में नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, तो वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, वो आगे बढ़ेगा। फिर वो जिस रीजन में पहुँचेगा उस रीजन में चूंकि नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा। फिर वो आगे के फ्री इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, फिर वो आगे के फ्री इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा, मतलब धकेलेगा और आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के कारण चार्ज जो है आसानी से फ्लो कर पाता है कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आया, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स आया, इस रॉड को यहाँ सटाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आया
उसे क्या करता है, सरफेस में जो एटम्स है वही एटम्स इसे अब्जॉर्ब कर लेता है। और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि ये उसे रिपेल करेगा फिर वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक ही जगह पे लोकलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ सरफेस में, इस रीजन के सरफेस में जो एटम्स है वही एटम्स इन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके पास काफ़ी एनर्जी लेवल रहता है, खाली एनर्जी लेवल, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर सके, जो कि उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और ये यहाँ पर लोकलाइज्ड हो जाता है, ये आगे फ्लो नहीं कर पाता है। इसीलिए लकड़ी जो कि इंसुलेटर है उससे बना हुआ बेंच के ऊपर या स्टूल के ऊपर खड़े होकर अगर आप लाइव वायर के साथ काम करते हैं, ये हो गया स्टूल, अगर लाइव वायर के साथ आप काम करते हैं तो क्या होता है, वायर का तो टेंडेंसी होता है कि चार्ज को ये पास करेगा, लेकिन वो चार्ज यहाँ से पास ही नहीं हो पाता है। सो ये इस जगह पे वो लोकलाइज्ड हो जाता है। मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं, यहाँ पर इस जगह पे वो लोकलाइज्ड हो जाता है वो चार्ज, और आगे चार्ज आ ही नहीं पाता है, क्योंकि मान ले कि नेगेटिव चार्ज है इस वायर में जो कि आपके बॉडी से पास होना चाहता है। थोड़ा बहुत चार्ज तो पास हो जाता है, इसके सरफेस में आके यहाँ जमा हो जाता है, लेकिन आगे वो नेगेटिव चार्ज और पास नहीं कर पाता है, क्योंकि नेगेटिव और ये जो सरफेस में बना हुआ नेगेटिव, कुछ थोड़ा बहुत जो चार्ज इसने एक्वायर किया है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है और यहाँ आगे चार्ज एक्यूमुलेट होने से ये रोकता है, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगता है। लेकिन अगर मेटालिक बॉडी होता तो वही चार्ज आसानी से फ्लो कर जाता, ग्राउंड में फ्लो कर जाता, और फ्लो करने के कारण कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर सेटअप हो जाता है, जिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, जिससे हमें शॉक लगता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो आपको बैंड थ्योरी समझना होगा, जो बैंड थ्योरी हम आगे चल के स्टैंडर्ड 12th के अंतिम हिस्से में सेमीकंडक्टर चैप्टर में जाके इस पे बात करेंगे। वैसे इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही और भी बहुत सारे चीज़ों को समझना होगा, तब जाके आप इस बैंड थ्योरी को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ था, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज का फ्लो अलाउ करता है कंडक्टर, और इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। अगले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।